आसिफ अली जरदारी साहब ने लिहाज नहीं किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सवाल हुआ या जुमला कहा तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा हाँ कौन, और फिर कहा कि हाँ फैज़ हमीद, वो तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। तो अगर आप ये लिस्ट देखें बेशुमार वजूहात की बुनियाद पर, दिस वन नेम दैट स्टिक्स आउट राइटली और रॉन्गली, तो उसके ऊपर लाइट काफ़ी पड़ती है। फैज़ हमीद का नाम जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में आसिफ अली जरदारी के बयान की रोशनी में अगेन इज़ इन द हेडलाइंस। तो देखिए, मैं कभी उनसे मिला नहीं ज़िंदगी में, मैंने उनको आमने सामने भी कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक कोर कमांडर है। तो कोर कमांडर कब खुडे लाइन होता है? और पेशावर का कोर कमांडर, उनका मतलब ये था कि वो डीजी सियासी तौर पर खुडे लाइन, क्योंकि जब तक वो DGISI थे तो उनके पास पॉलिटिकल डोमेन बहुत बड़ी थी। अब कोई एक ही आदमी DGISI होता, उसके बाद तो किसी ने कोर कमांडर ही बनना। सो अभी मेरे ख्याल में तो कोर कमांडर खुडे लाइन तो नहीं होता। लेकिन जरदारी साहब ने जो कागज़ इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर खुडे लाइन का मामला बनता है। ये सिंपल डिसीजन होना चाहिए कि कौन सी रिकमेंडेशंस आई और लिस्ट आपके पास क्या आई। नाम मंगवाने या ना मंगवाने का मामला मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो अगर इसने सेलेक्ट करना है वो तो शायद ना करें, वो जो आएगी उसमें से लिस्ट पे कर देंगे। तो ये सिंपल फैसला होना चाहिए, लेकिन किसको सेलेक्ट करना है आर्मी चीफ, इस हुकूमत को करना है या केयर टेकर को करना है, दैट कैन बी एन इशू। इसके साथ इलेक्शंस की डेट भी जुड़ी हुई है या नहीं? देखिए सर, केयर टेकर के पास मुझे नहीं पता कि इख्तियार है, लेकिन होना चाहिए कि ज़ाहिर अगर उसको रिटायर होना है नवंबर में और केयर टेकर सेटअप है तो उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको करे। लेकिन अगर ये सारा डिज़ाइन इस तरह किया जाए कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो लोगों के वोट से आई है वो आर्मी चीफ को इलेक्ट या सिलेक्ट ना करे उस लिस्ट में से, आई थिंक ये ज्यादती वाली बात है। ये उनका प्रोरोगेटिव है। देयर इज अ रीज़न व्हाई ये राइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, कि वो जिसको चाहे उस लिस्ट में से आर्मी चीफ लगा सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमने इसको ये राइट नहीं देना और इसको राइट नहीं देना, फिर बात तो सियासी होगी ना। मुझे नहीं लगता ये आर्गूमेंट या ये तरीकाकार ठीक है। आपको तफसील में जाएं तो जो पिछली अपॉइंटमेंट थी, आपको तो वो पूरा फियास्को याद होगा कि किसके नाम चले, फिर वो गुजरांवाला से नाम आ गए कि इनको लगा दें। इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हुएवर द प्राइम मिनिस्टर इज, अपॉइंट करने दें उनको जिसको उन्होंने काम करना है उसके साथ। जो जाने वाले वो तो चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ के साथ तो प्राइम मिनिस्टर ने काम करने दें उसको। और सर आखिरी चीज, मतलब केयर टेकर के बाद भी किसी ने गवर्नमेंट में आना ना, काम तो उसने करना है उस चीज के साथ। सो लेट देम अपॉइंट दैट। सर लंदन में अगले इलेक्शन कब कराने हैं इस पर बहस होनी है। शाहिद खान साहब 2 दिन पहले वहाँ पे थे, जो उनका पूरा दिन उन्होंने मियाँ साहब के साथ गुजारा। जो मुश्किल फैसले, देखिए 2 मुश्किल फैसला करते हैं तो मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि महंगाई की नई वेव, सियासी जमात, आखिरी साल IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना, इट्स ए डिजास्टर। ठीक, और ये सबको समझ आती है कि डिजास्टर है। इसी वजह से मियाँ साहब ने ये फैसला किया था कम से कम 2 दिन पहले तक कि तेल की कीमतें हमने नहीं बढ़ानी। आज जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें एहसास है इस बात का कि तेल की कीमत बढ़ी नहीं तो वो जो महंगाई की वेव की वजह से अनपॉपुलैरिटी है वो इन सियासी जमातों के साथ आ जाएगी। लेकिन IMF कहती है करके हमारे पास आओगे तो बातचीत होगी। सो ये बड़ा मुश्किल फैसला है। सो ये फैसला ये करना है, जो 2 ऑप्शन है सामने, या तो इलेक्शंस में जाए, केयर टेकर सेटअप को जाने दें, महंगा वो करे, पेट्रोल की कीमतें महंगी, वो सारे के सारे स्टेप्स लेकर IMF के पास जाए और IMF का प्रोग्राम दोबारा रिवाइव करे। या फिर अगर ये इन्होंने किया तो मुझे फिर लगता है कि अगले 1.5 साल तक फिर ये फैसला करके आना पड़ेगा। अगले 1.5 साल इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन में नहीं जा सकते, इसके बाद फौरन इलेक्शन में नहीं जा सकते, और जो आप इकदाम लेंगे उसके असरात को ज़ायल करने में बड़ा वक्त लग सकता है। माजिद साहब ज़रा लंदन के ऊपर वापस जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती जो है, अब इसके ऊपर तो चैनल्स ने ट्रांसमिशंस भी कर दी, आपकी तहकीक बड़ी है। ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है वो क्या क्या है, कौन है जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि इस वक्त जितने भी जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको बैलेंस किया गया है, और मेरा ख्याल है एक आर्मी चीफ की जानिब से ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम होता है कि वो उस लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना हो कि जिसके कैरियर में कोई थोड़ा सा ऊंच नीच हो। इस वक्त जितने भी 1 से लेके 7-8 तक जितने भी जनरल्स हैं उन सब का कैरियर इस वक्त बैलेंस्ड है, यानी कि उन्होंने कोर भी कमांड की हुई है या कर रहे हैं, उनके पास GHQ की पोस्टिंग भी रही हुई है। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसमें हमें कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता कि जिसको हम पहले दिन ही इस बहस में ना लाएं। तो इसमें पहले नंबर पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं,
दूसरे नंबर पे अज़हर अब्बास हैं, तीसरे नंबर पे नोमान राजा हैं, और नंबर 4 पे जनरल फैज़ हमीद हैं, और उसके बाद नंबर 5 पे मोहम्मद आमिर हैं, और उसके बाद जनरल चिराग हैदर बलोच हैं, और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम शेख हैं जो इस टाइम DGISI हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये वजाहत तमाम वो लोग हैं कि जिन्होंने, अगर मैं इनसे आपसे सिर्फ वजाहत ले लूँ, ये लिस्ट जो तरतीब दी है सीनियरिटी की, ये बुनियाद करती है इस मफरूज़े पर कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो मौजूदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने के साथ शुरू होगी, तो ये उससे आपने मुंसलिक किया हुआ है। लेकिन एज़ वी स्पीक आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उस वक्त लिस्ट तरतीब दी जाए तो ये लिस्ट तो फिर बदल जाती है कि नहीं? जी बिल्कुल, इस लिस्ट को तरतीब दिया गया है नवंबर के मंजरनामे के हवाले से। उससे पहले अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ऐसे नाम हैं जो सितंबर में रिटायर होंगे। इंजीनियरिंग कोर के एक जनरल हैं, वो उससे पहले रिटायर हो रहे हैं। सो ये जो तरतीब है ये नवंबर को सामने रख के की गई है, क्योंकि अमूमी तौर पे देखा यह जाता है कि अगर कोई बड़ा वाक़या ना हो तो तरतीब के लिहाज से वक्त पूरा किया जाता है, और आर्मी चीफ़ अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद या तो रिटायर हो जाते हैं या वो एक्सटेंशन ले लेते हैं। सो इसलिए ऐसी मिसालें कम मौजूद हैं कि जिनके अंदर हम ये देखें कि मुद्दत मुलाजमत में कोई कमी बेशी हुई है। तो इसलिए ये नवंबर की ही फहरिस्त है, और ये सारे नाम भी इसी लिहाज से तरतीब दिए गए हैं कि ये नवंबर के अंदर अपना जो क्राइटेरिया है उस पर पूरे उतर रहे हैं। अच्छा काशिफ, कमाल ये है कि आपने इलेक्शंस की बात की, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, आपने इकॉनमी की बात की, तमाम का तमाम रियासत का ढांचा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो दोनों मामला लंदन में बज़ाहिर डिस्कस होने हैं, और वो इस वक्त यहाँ पर भी ज़ेर बहस हैं, वो IMF के साथ भी ज़ेर बहस हैं, वो चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, ADB के साथ, AIDB के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। लेकिन जो डोमिनेट कर रही है खबर वो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है जी कि हमने आर्मी चीफ को कैसे लगाना है, कब लगाना है। आपको ये हैरानी हुई है कि ये जो बहस है वो क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है और कोर इश्यूज़ क्या क्या? हैरानगी तो इसलिए नहीं हुई कि ख्वाजा साहब ने कोई बात की नहीं है। हमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे लिए खबर हो कि ख्वाजा साहब ने कहा। उन्होंने कहा इलेक्शन नवंबर से पहले भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है, वो फैक्ट है। अगर आप आज हुकूमत खत्म कर दें तो इलेक्शन नवंबर से पहले हो जाएगी। अगर आप 3 महीने बात करेंगे तो जो केयर टेकर सेटअप है उस दौरान नवंबर आ जाएगा, कोई नई बात नहीं। आर्मी चीफ को मेरिट पे लगाना ये ज़रा इसलिए स्ट्रेंज बात है कि मेरिट क्या होता है। मेरिट तो प्राइम मिनिस्टर की मंशा और ख्वाहिश होती है, उनको जो ठीक लगता है उसको लगा देते। अच्छा, एक मिनट, ये इसमें लिस्ट में ये भी उन्होंने बात की और I'm sure माजिद विल कमेंट ऑन दिस कि ये नहीं हो सकता कि जो GHQ की तरफ से लिस्ट आए तो हम कहें जी कि ये हमें काबिल कबूल है, 3 और नाम भेजें। ये उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कानूनी तौर पे मुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर मजीद नाम मंगवा सकता है, सो कानून तो ये कहता है, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं कहते। अब ख्वाजा साहब ने एक और चीज़ की थी, राइट शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं मांगी। आई एम श्योर यू विल बी प्रिवी टू दिस। मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप हमें बताती रही है कि वो हमसे एक्सटेंशन मांगे। अब ख्वाजा साहब को ज़रा पहले मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मशवरा कर लेना चाहिए कि सर मनवी दास देव